हाय गाइस, आज थोड़ा बहुत हम लोग एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले बेटा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, ये अपने रिविजन ले लेते हैं। पहले ये जो तीनों ने बोला था वो छोड़ देते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं डायरेक्टली। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था? एंटोनी लेवोइसियर एंड जोसेफ प्राउस ने दिया था। दो लॉज थे इसके अंदर, कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कहता था? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सिंपल था। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज नहीं, अपन थोड़ा सा आगे, बट इसके बारे में और अच्छे समझने वाले हैं। वो रेशो क्यों आ रहा था, वो क्या बोलता था? इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास। मतलब वाटर में हाइड्रोजन का मास इस टू ऑक्सीजन का मास हमेशा 1:8 रहेगा। अगर वो प्योर है, आप कहीं से भी लाओ, वो सेम ही रहने वाला है। फिर डाल्टन ने अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे। कौन से पॉस्टुलेट्स थे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दूसरा था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। यहीं पे गलती किया था भाई ने, याद रखो, ठीक है ना। इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कर देता था। मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मासेस, ये भी गलत था, करेंगे डिस्कस वापस से। एंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज मास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें भी गलती थी, देखते हैं। Atoms combine in ratio of small numbers to form compounds, fine। और एक और कहता है relative number and kind of atoms present atoms are constant in a given compound। मतलब मैं वाटर आपका लूँ, मेरा लूँ, किसी का प्योर लूँ, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके इसमें रेशियो है, वही मेरे इसमें भी रहने वाला है। तो ये क्या एक्सप्लेन करता था? हमारा सेकेंड वाला लॉ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब गलतियां क्या क्या थी? भैया ने बोले थे इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, बट बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पता चला था क्या? तो ये पार्टिकल्स डिविजिबल होते हैं। किसमें डिविजिबल होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्या था? इसने कहा था कि आइडेंटिकल है मास में, बट हमें क्या पता चला था बेटा? आइसोटोप्स, जो अभी तक हम पढ़े नहीं है, अगर दो अलग अलग आइसोटोप्स है कोई भी एलिमेंट के, तो उनके मासेस अलग अलग होने वाले। अभी रट के चलिए, मैं जानता हूं आपको आइसोटोप समझता नहीं है। आज एक और बार आइसोटोप वर्ड हम सुनने वाले हैं, पर ठीक है, अभी के लिए आप लोग ऐसे ही रट लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक और क्या था फ्लॉ इसका? डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस डिफरेंट रहेंगे, बट हमें पता चला कैल्शियम और आर्गन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बट उनके मासेस तो हमारे सेम थे। ठीक है सर, ये हमने देख चुका था। फिर हम लोगों ने एटम बिल्डिंग ब्लॉक है वो देखा था। इसका डेफिनेशन क्या था? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल आइडेंटिटी थ्रू आउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये था बेटा हमारा। अब ये अलग अलग डाल्टन भैया ने सिंबल्स दिए थे। आई होप आपने सिंबल्स गो थ्रू किए होंगे। नहीं किया तो एक काम करो, फट से इसको पॉज करके एक बार फट गो थ्रू कर लो। वैसे अब सिंबल्स ये जो है आप लोगों के ड्राइंग में, अब ये जो है कि एल्यूमिनियम का AL, आर्गन का AR वगैरह, ये वाला भी एक बार अभी के लिए गो थ्रू कर लो। चलिए बेटा, अब देखिए कहाँ से कॉपर कहाँ से हमने डिराइव किया था? सिर्फ साइप्रस से, CU जो आया था साइप्रस के थ्रू आया था। गोल्ड कलर के कारण था क्यू, येलो कलर का था जैसे ऑरम, यानी AU हो गया था उसके कारण। और कौन सा था हमारा? पोटेशियम के, क्यू पोटेशियम का केलियम से था। सोडियम का Na नेट्रियम के कारण था, और आयरन का Fe फेरम के कारण था। ठीक है ना, ये बेसिक से थे। ये सब नामकरण कौन कहता था? हमें क्या कहता था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फाइन। अब बेटा देखिए, हमें ना बहुत जरूरी था क्या कहते हैं एटॉमिक मासेस का। क्यों बेटा? देखो ये डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो अपने ये देखिए, ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, मतलब हर एलिमेंट का खुद का एक एटॉमिक मास होता है। इसके थ्रू ही हम लोगों ने कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में समझा था। अगेन अभी तक हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में समझा नहीं है। देखिए थोड़ा सा आप लोग आगे आएगा ना, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में देखने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, सिंपल कंसेप्ट है वो, इतना कोई भारी कंसेप्ट है भी नहीं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का हुआ था, तो इसलिए हमें अब इंडिविजुअल एटम का मास निकालना जरूरी था। अब बेटा मास इतने हल्के थे, इतने हल्के, इतने इतने छोटे से, एक तो आपने देख चुका है उसका साइज कितना छोटा होता है, तो बेटा उसका वेट भी, भैया मास भी बहुत कम होने वाला है। तो बेटा उसका इंडिविजुअल मास निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था। वो कैसे बेटा? हम लोग उसको रिएक्ट करते थे कोई और चीज़ के साथ में जिसका मास नोन हो, और फिर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते थे, अच्छा इसको इतना लग रहा है तो इसको इतना लग रहा है, ऐसा कुछ करके देखते थे। अगेन हमें उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। देखिए, डिटरमाइनिंग मासेस ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट, हेंस रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड बाय यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला, और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ का डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके थ्रू हम लोगों ने मासेस निकालना शुरू किया था। अब देखो, क्योंकि इनके मासेस बहुत 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 कम थे, तो इसका नया यूनिट एटॉमिक मास यूनिट या फिर यू, जैसे केजी है जिन्हें हम यू,
करके रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसका, ठीक है। अब बेटा आपको एक मैं पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए ऐसा मान लीजिए दुनिया में जितने तरबूज हो गए आज से, सबके तरबूज है वाटरमेलन, सबकी सब वाटरमेलन एक जैसे, ठीक है ना, एक ही शेप, एक ही साइज, एक ही वेट, सबके वैसे, ठीक है। हर एक वाटरमेलन को मैंने 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इक्वल 16 पार्ट्स में। तो बेटा ये एक स्लाइस आ गया मेरे पास, ठीक है, पिज्जा का स्लाइस नहीं है बेटा, ये वाटरमेलन का स्लाइस है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया अगर ये 1 यूनिट है इसका मास, ठीक है ना, इसका मास 1 यूनिट है, मैं ऐसा बोल दिया। ये 16 भाग का था तो इसका कितना मास हो जाएगा मेरा, 16 यूनिट्स हो जाएगा। चलो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैंने अब लाया एक वेइंग मशीन, ठीक है, या वेइंग स्केल जो भी बोलते हैं आप लोग इसको। यहाँ पे मैंने कोई अननोन एलिमेंट रख दिया x, ठीक है। अब उसका मैं बैलेंस हो जाए इसलिए ये ऐसे मुझे रखने पड़ गए, मे बी 6 पीसेस, ऐसे 6 पीसेस रखने पड़ गए, तब वो बैलेंस हुआ। इसका खुद का कितना था, 1 था, ऐसे 6 रखने पड़ गए, तो टोटल मिला कितना हो गया इसका, 6 हो गया। तो ये x का मास कितना हो गया, 6 यूनिट्स हो गया। तो बेसिकली मैंने x का मास ये वाटरमेलन के रिस्पेक्ट में निकाला, वाटरमेलन के भी नहीं, वाटरमेलन के 1/16 भाग के रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है। अब चलो अब x नहीं, अब कोई और आ गया मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास कोई y आ गया। अब y के लिए मुझे रखना पड़ गया 28, कुछ तो भी ऐसे मैं रैंडम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे पता नहीं, 28 रखना पड़ गया। तो ये y का मास कितना हो गया, 28 u हो गया, ठीक है। मतलब देखो अगेन y का भी मैंने वाटरमेलन के 1/16 भाग से निकाला है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही करके हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स का मास निकालना शुरू किया था। तब ये वाटरमेलन क्या था बेटा मेरा, ये वाटरमेलन नहीं था बेटा, ये मेरा ऑक्सीजन था, ठीक है। ऑक्सीजन के 1/16 भाग या 1/16 मास को मैं 1 यूनिट बोल रहा था, ठीक है। ऑक्सीजन को मैंने 16 इक्वल इसमें पार्ट में डिवाइड किया था और हर पार्ट का यूनिट मास, हर पार्ट का मास 1 यूनिट था। तो टोटल मिला के कितना मास हो चुका था इसका, खुद ऑक्सीजन का था 16 यूनिट्स मास, और 1 स्लाइस का कितना 1 यूनिट था। फिर मान लो मैंने ये लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने हीलियम रख दिया मान लो, ठीक है, हीलियम H और स्मॉल e से रिप्रेजेंट होता है। तब मुझे यहाँ पे 4 ये स्लाइसेस रखने पड़ते, मतलब 4 1/16 भाग ऑफ ऑक्सीजन रखने पड़ रहे थे, तो मेरा बैलेंस हुआ था। तो मैंने हीलियम का मास क्या देता, 4 यूनिट्स दिया था, ठीक है। ये पहले की बात है, बाद में हमने ऑक्सीजन की जगह कुछ और को काटना पीटना शुरू किया था। बट देखो अभी ये यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, अर्लियर, सॉरी यस, ये देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या था बेटा हमारा, पहले के लिए 1/16 टाइम द मास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन को यूज़ किया था। मतलब एक ऑक्सीजन का 1/16 भाग जो था उसको मैंने 1 यूनिट यूज़ किया था। अब बेटा ये क्यों यूज़ किया था, इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अब भी देखा क्या हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने वाले हैं, तो इसका इसके रिलेटिव हैं, तब उन दोनों को रिएक्ट करते हैं। तो फायदा क्या था ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बहुत जल्दी रिएक्ट करता था दूसरे मोस्टली हर एलिमेंट के साथ में और कंपाउंड्स बनाता था। तो हमें उसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास यूनिट या मास निकालना बहुत ईजी हो गया था। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। चलो ठीक है। और दूसरा क्या था बेटा, मेजरली क्या हो रहा था ना, हर एक आंसर मेरा होल नंबर में आ रहा था। मतलब हीलियम का जैसे कि 4 आ गया है, वैसा कैल्शियम का मे बी कुछ 40 आ गया होगा, फिर और ऐसे अलग अलग का मेजरली होल नंबर आ रहे थे। तो याद रखने के लिए भी मुझे ईजी हो रहा था, तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत फायदेमंद था। दिस एटॉमिक मास गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर, तो इसलिए हम लोगों ने ऑक्सीजन को चूज किया था। तो आप कोई पूछ सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन को अर्लियर इसमें क्यों चूज किया था रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। हमने 1/16 भाग ऑफ ऑक्सीजन को इसलिए चूज किया था, रीजन नंबर 1, क्योंकि वो एक तो हाईली रिएक्टिव था ऑक्सीजन, तो लोग क्या रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता था, तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना आसान हो जाता था। दूसरा क्या है सर, क्योंकि वो क्या कहते हैं जब अपना एटॉमिक मास है रिलेटिव एटॉमिक मास के थ्रू निकाल रहे थे, मेजरली होल नंबर्स आ रहे थे, तो हमें फायदा हो गया था। सर अगर ये सब चीज़ों का फायदा था तो फिर आप अर्लियर की बोले कुछ चेंजेस आए थे क्या? हाँ बेटा, बाद में 1961 में साइंटिस्ट लोगों ने रियलाइज़ किया कि अगर यही ऑक्सीजन की जगह पे मैं ले लूँगा कार्बन। अब कार्बन के ना आइसोटोप्स थे, तो आइसोटोप क्या था अभी छोड़ो, कार्बन अलग तरीके में मिलता है। उसमें का एक कार्बन था, कार्बन 12 बोलते हैं जैसे हम लोग, कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। ये कार्बन 12 की अगर 12 भाग कर लूँगा इक्वल, ठीक है, तो उसका जो एक स्लाइस रहेगा, अगर मैं इसको 1 यूनिट बोलूँगा, तो जैसे हमने ऑक्सीजन को 16 भाग में किया था, वैसे कार्बन 12 को हमने 12 भाग में कर लिया।
अब उसका 1 स्लाइस यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो है हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखो अगर आप मुझे पूछोगे सर ऑक्सीजन का इतना फायदा था तो फिर हम कार्बन पे शिफ्ट क्यों हुए, बेटा कार्बन पे सिर्फ इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि हमारे आंसर और एक्यूरेट आने लग गए। आपको है नहीं, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, जो एटॉमिक मासेस थे वो डेसिमल वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज होता है, डिफरेंट आते होगे ना, उसकी और एक्यूरेसी बढ़ गई थी अगर कार्बन लाया था तो। तब ये देखिए क्या दिया हुआ है, 1 एटॉमिक मास यूनिट 1961 के बाद में 1/12 टाइम्स द मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप हो गया था। पहले क्या था, ऑक्सीजन का था 1/16 ऑक्सीजन का था, अब क्या हो गया 1/12 ऑफ कार्बन 12 हो गया था मेरा, ठीक है। यानी 1 U यानी 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझा ये चीज। तो देखो अगर मैं आपको ये चीज कभी बोल दूं कि एक एटॉमिक पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स वर डिटरमाइंड यूजिंग कंपेयरिंग द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना, पहले ऑक्सीजन करते थे, अब हम लोग कार्बन 12 कर रहे हैं। तो अगर मैं जैसे बोल दूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल याद है क्या आपको, Mg, ठीक है ना। मैग्नीशियम अगर देखूं उसका 24 यूनिट्स अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक एटम, ये तराजू के ऊपर में अगर एक Mg रखा है मैंने, ठीक है ना, मिलीग्राम नहीं है मेरे भाई, मैग्नीशियम का एटम है, 1 Mg का एटम रखा है, तो बेटा तराजू के ऊपर मुझे 24 स्लाइसेस रखने पड़ेंगे, किसके, कार्बन 12 के, 1/12 वाला, ठीक है ना, कार्बन 12 के, ये जो ये स्लाइस है ना, ये ऐसे मुझे कितने रखने पड़ेंगे, ये मुझे 24 रखने पड़ेंगे। वो दिया हुआ है हमें इंग्लिश में, इफ एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 यूनिट्स, इट मीन्स मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स दैट ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन, एंड 24 स्लाइस रखने पड़ेंगे, तब आएगा। समझा। अब ये देखिए रिलेटिव एटॉमिक मासेस का डेफिनेशन बेसिकली है कि एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज में एग्जैक्ट है, एवरेज मास ऑफ द एटम कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन C12 का, कार्बन 12 का एटम, ठीक है ना। कार्बन 12 क्यों बोल रहे हैं, कार्बन क्यों नहीं बोल रहे बेटा, कार्बन 12 एक आइसोटोप है, ठीक है, आपको और कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स मिलते हैं, ठीक, क्लोरीन के भी आपको आइसोटोप्स आप आगे देखने वाले हो, हाइड्रोजन के भी देखने वाले हो। आइसोटोप्स क्या होता है आप टेंशन मत लो, अभी के लिए वर्ड रट लो, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, वो एक एवरेज मास है एक एटम का कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये रट लीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा ये अलग अलग एटम्स के हमें मासेस दिए गए हैं। अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को यही एटम से ही हर एक कंपाउंड बनता है, हमारे पास और भी अलग अलग कंपाउंड होते हैं, इसमें अलग अलग और चीज़ें आ जाएगी, जैसे हीलियम ही जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट देखिए आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की 9 याद होने चाहिए आपको। आगे हम लोग जब मोल कंसेप्ट करेंगे तब भी ये काम में आएंगे, इसके सिवाय और भी रहते हैं तो वो चीज़ आपको दी भी रहेगी एग्जाम में, बट अगर ये 9 में से कोई भी है तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। वैसे आप एक और रट सकते हो, आर्गन, क्योंकि हमको पता है कैल्शियम आर्गन का सेम होता है, तो कैल्शियम का 40 है तो आर्गन का भी 40 ही होगा, ठीक है। देखिए कार्बन का तो 12 होगा, बहुत ईजी सा है, ऐसा क्यों, बट हम 1/12 यूज करते हैं इसलिए ना, क्योंकि उसका खुद का 12 था इसलिए उसका एक का वो रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। तो ये 10, अगर आपको आर्गन नहीं रटना है मत रटो, ये इतने रटे बचे, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, अब भी देखा था, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। सर आपने तो होल नंबर आएगा, बेटा क्लोरीन का ऐसा क्यों आता है, ये सॉरी क्लोरीन का ऐसा क्यों आता है बेटा, ये भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, तो सब कुछ तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नहीं बेटा अभी के आप रट लो, आप टेंशन मतलब का जब 4th चैप्टर होगा आपको क्लोरीन का ऐसा क्यों हुआ, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, वो सर हमारा एटम वो भाग में जो डिवाइड सब एटॉमिक जो चीज़ें थी वो सब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये 9 की 9 आप लोग एक बार एटलीस्ट पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए ग्रेट, तो बेटा अब यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेशन अगेन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अभी आप लोग प्लीज़ जितना यहाँ तक के पढ़ाया हुआ है उसे प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए बाय गाइस।